महुआ मोइत्रा का अपने एक्स जयअनंत देहादुराई का पीछा नहीं छूट रहा। महुआ मोइत्रा की रिश्वतखोरी की पोल खोलकर जयअनंत देहादुराई पहले ही उनकी लोकसभा की सदस्यता लगभग छीन ही चुके हैं, लेकिन लगता है कि जयअनंत के पास महुआ के काले कारनामों की लंबी लिस्ट अभी बाकी है। अब जयअनंत ने कहा कि महुआ को भूलने की बीमारी है और ये बीमारी जब दूर होगी उसे 2 करोड़ कैश मिल जाएंगे, लेकिन रोलेक्स की घड़ी और फर्नीचर नहीं मिलेंगे। जयअनंत देहादुराई ने कहा कि महुआ ने अपना लॉगिन पासवर्ड 2 करोड़ कैश लेने के बाद ही दर्शन हीरानंदानी को दिया था। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश भी कर दी है। अब गेंद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के पाले में है, जिन्हें इस सिफारिश पर अपनी मुहर लगानी है। महुआ मोइत्रा ने अपनी आचार समिति के फैसले को कंगारू कोर्ट की ओर से पूर्व निर्धारित करार दिया और कहा कि अगर उन्हें मौजूदा लोकसभा से निष्कासित किया जाता है तो वे बड़े जनादेश के साथ अगली लोकसभा में वापस आएंगी। संसद की साइट पर लॉगिन करने के बारे में महुआ ने कहा कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के साथ पासवर्ड साझा किया था ताकि हीरानंदानी के कर्मचारियों द्वारा उनके प्रश्न को टाइप किया जा सके। महुआ मोइत्रा के इस बयान पर पलटवार करते हुए जयअनंत ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि मिस्ट्री टाइपिस्ट को सवाल कैसे भेजे गए। उन्होंने कहा कि दुबई में सवाल तैयार किए गए और कैनिंग लेन में नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले भाषण दिए गए। जब भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी तो फर्नीचर और रोलेक्स को छोड़ 2 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर 2014 के एक समाचार आलेख को साझा किया है। दुबे और उनकी पत्नी पर कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए मांगने का मामला दर्ज किया गया था। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि स्पष्ट रूप से मेरे खिलाफ शिकायत 2 करोड़ रुपए की काल्पनिक नकदी संदिग्ध पत्रों की मदद से बनाई गई, जिनका 2 करोड़ रुपए के लेन देन का इतिहास है। निशिकांत दुबे ने जयअनंत देहादुराई के आरोपों को लोकसभा के सभापति के पास भेज दिया था, जिसके बाद जांच शुरू की गई। निशिकांत दुबे और जयअनंत देहादुराई दोनों के साथ महुआ मोइत्रा के कटुतापूर्ण संबंध थे। दुबे पर महुआ मोइत्रा ने अपनी डिग्री का झूठा दावा करने का आरोप लगाया था, जबकि जयअनंत और तृणमूल सांसद रिश्ते में थे और अलग होने के बाद अपने पालतू हेनरी की कस्टडी को लेकर उनके बीच लड़ाई हुई। पूरे मामले में खामोश रही ममता बनर्जी ने इस बीच महुआ मोइत्रा को तरक्की देकर नादिया जिले का पार्टी अध्यक्ष बना दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब से लेकर गोबर और चावल से लेकर कोयला, भूपेश बघेल के 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में घोटाले तो काफी हुए, लेकिन महादेव सट्टा ऐप घोटाला भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। विधानसभा चुनावों के बीच महादेव सट्टा ऐप घोटाले ने राज्य में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया, सही अंदाज में नतीजों से पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर महादेव बैटिंग ऐप के मालिकों और उसके कर्मचारियों को सुरक्षा देने के नाम पर 508 करोड़ रुपए वसूले गए, जो सीधे सीधे भूपेश बघेल को मिले। इसी 508 करोड़ के दम पर कांग्रेस आला कमान को उन्होंने मैनेज किया और टीएस सिंहदेव को सीएम बनाए जाने की जगह खुद पूरे 5 साल तक सीएम बने रहे। लेकिन सुरक्षा के नाम पर की गई इस वसूली का भांडा जैसे ही फूटा, ईडी ने भूपेश बघेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। बघेल की इस हालत पर बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बघेल को पता चल गया कि गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें जेल की बैरक नंबर 75 में रखा जाएगा, इसलिए वो 75 नंबर की चर्चा इन दिनों कर रहे हैं। असल में बघेल ने कांग्रेस के 75 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। बैटिंग ऐप मामले को लेकर बघेल ने कहा कि महादेव बैटिंग ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 से कार्रवाई की जा रही है। 90 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 450 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए की रकम, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं। हमने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया और अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में भी कार्रवाई कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि अब महादेव ऐप यहां काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लुकआउट सर्कुलर के बाद भी भारत सरकार सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि भाजपा उनसे मिली हुई है। महादेव ऐप को बंद करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक इसे बंद नहीं किया गया। हालांकि भारत सरकार महादेव बैटिंग ऐप सहित कई दूसरे सट्टा खेलने वाली साइट्स पर बैन लगा चुकी है, लेकिन बघेल इस सच को छिपा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महादेव बैटिंग ऐप घोटाला मामले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला और कहा कि भगवान महादेव उन्हें नहीं बख्शेंगे, इनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगेंगे। छत्तीसगढ़ की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हाल ही में जब मैं चुनाव प्रचार के लिए बिलासपुर में था तो मुझे पता चला कि भूपेश बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए लूटे हैं। इस घोटाले में इससे अधिक की लूट हुई होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का कार्यकाल 2.5 वर्ष का था और शेष 2.5 वर्ष टीएस सिंहदेव का था। बघेल को 2.5 साल बाद और 2.5 साल मिल गया, जो पैसे के लेन देन के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐप का नाम महादेव रखकर घोटाला किया। उसने उनका नाम भूपेश रखा होता या मेरा नाम हिमंता रख दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐप का नाम महादेव के नाम पर रख दिया। अब महादेव उन्हें नहीं छोड़ेंगे और एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। भूपेश जी, आपको हिसाब देने का समय आ गया है और आपको हिसाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में कैदियों से वसूली का सिंडिकेट चला रहे अरविंद केजरीवाल पर सुकेश चंद्रशेखर ने सीधा हमला बोला है। अब तक एलजी को पत्र लिखकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की शिकायत करने वाले सुकेश ने इस बार सीधा केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली और कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साथ नार्को टेस्ट कराने की हिम्मत रखें। सुकेश ने कहा कि आपके 3 प्रमुख सहयोगी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जनता का पैसा लूटने और भ्रष्टाचार करने के आरोप में जेल में बंद हैं। जल्द ही आप भी तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनेंगे क्योंकि आप मुख्य सूत्रधार हैं। दिलचस्प ये है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का किंग पिन माना है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड पहले ही बताता रहा है। सुकेश का दावा है कि जेल से कैदियों को संरक्षण देने के नाम पर की जा रही उगाही का मास्टरमाइंड केजरीवाल है। इसके पहले सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी। सीबीआई ने कहा था कि दोनों पर जेल में सुरक्षा प्रदान करने के बदले जेल के कैदी और ठग सुकेश चंद्रशेखर से मोटी रकम वसूलने का आरोप है। सुकेश ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि सत्येंद्र जैन और आपके कठपुतलियां यानी जेल प्रशासन के खिलाफ मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग करने वाले सीबीआई को लेकर आपने जो बयान दिया उसके जवाब में मैं अपना बयान दे रहा हूं। सुकेश ने कहा कि सबसे पहले तो अगर आप किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं तो मेरे बारे में बात करने के बजाय सीबीआई की जांच का स्वागत कीजिए और जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया था, नार्को टेस्ट कराने की हिम्मत रखिए। आपको और आपके साथ घोटाले में जुड़े लोगों को मेरे ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो कानून और अदालतें इसका फैसला करेंगी। पहले अपने खुद को देखिए। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, सुकेश ने दावा किया था कि उसने दक्षिण भारत में पार्टी में एक अहम पद देने के वादे पर आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश का कहना है कि 50 करोड़ रुपए की एवज में केजरीवाल ने उसे राज्यसभा में भेजने का वादा किया था। बीते हफ्ते ही सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के आरोपों को लेकर एलजी को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। इसमें जांच एजेंसी ने जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में खुद या अपने सहयोगियों के जरिए सुकेश को आराम से रहने देने के लिए 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। सीबीआई का सत्येंद्र जैन पर दिल्ली की जेलों में अंदर हाई प्रोफाइल करप्शन और जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। एजेंसी ने दावा किया कि इस रैकेट में जैन एक सिंडिकेट की भूमिका निभाता था। वहीं इस काम में पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त जेल महानिदेशक मुकेश प्रसाद सहयोग करते थे। सीबीआई के मुताबिक उसके पास जानकारी है जैन ने कथित तौर पर 2018 से 21 के बीच कई किश्तों में कैदी चंद्रशेखर से खुद या अपने सहयोगियों के जरिए संरक्षण राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली की ताकि कथित ठग जेल में शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जी सके। सीबीआई का यह भी आरोप है कि चंद्रशेखर से 12 करोड़ 50 लाख रुपए की उगाही गोयल और मुकेश प्रसाद ने की थी। सीबीआई के मुताबिक यह रकम 2019-22 के दौरान कई किश्तों में जैन खुद या अपने सहयोगियों के जरिए ली थी। सीबीआई ने जैन और जेल अधिकारी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऑफिस से मंजूरी मांगी थी। 1989 बैच के निलंबित आईपीएस गोयल और सेवानिवृत्त आईएएस मुकेश प्रसाद के लिए सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क साधा है। गोयल को बीते साल ही उन पर जबरन वसूली के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार काफी आगे बढ़ गया तब अशोक गहलोत ने पार्टी के पोस्टर्स पर सचिन पायलट को जगह दी, लेकिन पायलट के काफी भागदौड़ और पसीना बहाने के बाद यह मौका इस पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह कि क्या गहलोत एक साथ एक मंच पर खड़े होकर पार्टी का प्रचार कर पाएंगे? शायद ये मुमकिन नहीं। और यहीं इसी मोड़ पर कांग्रेस चुनावी मैदान से बाहर दिखती है, क्योंकि पहले ही पायलट के समर्थक गहलोत की फजीहत कर चुके हैं और गहलोत समर्थक पायलट की। पिछले कई सालों से पायलट के बहुत सारे समर्थक उनका साथ इसलिए छोड़े जा चुके हैं क्योंकि उन्हें पायलट के अंदर वो लोहा नहीं दिखा जो गहलोत की काट कर सके।
बार बार दिल्ली दरबार में गर्दन झुकाकर निकल जाने वाले पायलट एक तरह से अपना वही सियासी वजूद खो चुके हैं जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल किया था। गहलोत के साथ विवाद इतना गहरा रहा है कि गहलोत ने पायलट के समर्थक वर्ग को ही पायलट से दूर कर दिया। अब वे या तो बीजेपी के साथ चले गए या जो बचे हुए हैं वे अपने घर बैठ गए। मतलब राजस्थान की सियासत में पायलट एक फूके हुए कारतूस बनकर रह गए हैं। यही वजह है कि जिन गुर्जर बाहुल्य इलाकों में पायलट की तूती बोलती थी वहां आज भगवा झंडा लहरा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से उन इलाकों में कांग्रेस का सफाया करने के मूड में दिख रही है और कांग्रेस बैकफुट पर। इस चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने अब तक एक भी रैली साथ में नहीं की। ऐसे में माना जा रहा था कि दोनों ही नेता अपनी ताकत अपनी मजबूत सीटों पर दिखा रहे हैं। सचिन को कांग्रेस खारिज नहीं कर सकी थी। यही वजह है कि सचिन ने अपने समर्थक सभी 19 विधायकों को इस बार भी टिकट दिलवा लिया। कांग्रेस को लग रहा है कि सचिन को अलग थलग करके काम नहीं चलेगा। ऐसे में उनकी कांग्रेस के पोस्टर्स पर वापसी कराई गई है। राजस्थान में सचिन पायलट की अगुवाई में 2018 में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी तो सचिन पायलट ने कुछ महीनों के इंतजार के बाद बगावत का झंडा उठा लिया था। इसके बाद अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस हाईकमान ने भी सचिन को किनारे लगा दिया। सचिन पायलट के डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए बगावत को देखकर अशोक गहलोत के इशारे पर उनके पोस्टर्स फड़वा दिए गए, वो भी तब जब खुद सचिन पायलट ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस घटना के बाद पायलट ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया और खुलकर सरकार से अलग हो गए। तब से अब तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में दो ध्रुव की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव में दोनों की एक रैली तक साथ नहीं हुई। अब जबकि मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है तो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स पर सचिन पायलट की वापसी हुई है। तो इसकी वजह विशुद्ध राजनीतिक है। सचिन पायलट का राजस्थान के गुज्जर समुदाय पर मजबूत पकड़ माना जाता है, लेकिन गुज्जर बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस का तीखा विरोध हो रहा है। गुज्जर अभी भी बात पचा नहीं पा रहे कि जिस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे समाज ने अपना जोर लगा दिया था, उसे मुख्यमंत्री बनाना तो दूर, कांग्रेस हाईकमान ने डिप्टी सीएम पद तक से भी उसे हटा दिया। ऐसे में अब जब प्रचार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गुज्जर बाहुल्य इलाकों में पहुंच रहे हैं तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में स्थानीय गुर्जर नेताओं ने बाकायदा भाजपा का झंडा उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की तारीख लगभग तय हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही लोकसभा में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर विपक्ष इस मामले में मतदान की मांग करता है तो फिर वोटिंग होगी और वोटिंग में विपक्ष को एक बार फिर फजीहत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बड़ा बहुमत है। जानकारों का कहना है कि महुआ के निष्कासन के प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने का मौका नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी जिस तरह से आचार समिति की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा और विपक्षी सांसदों ने झूठा हंगामा खड़ा किया, जिस तरह के झूठे आरोप समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर पर लगाए, उसे देखते हुए लोकसभा में निष्कासन के प्रस्ताव पर हंगामा होने की पूरी संभावना है। इस बीच जय अनंत देहदराई ने महुआ के उस बयान पर उन्हें घेरा जिसमें महुआ का कहना था उन्होंने बाकी दूसरे सांसदों की तरह अपने सवाल किसी से टाइप करवाए। वेबसाइट दुबई में लॉगिन किया गया, सवाल लोड किए गए, लेकिन सारे सवाल उन्हें ही भेजे गए थे। इस बात पर जय अनंत देहदराई ने महुआ से पलटकर पूछा कि वह मिस्ट्री टाइपिस्ट कौन था और उसे सवाल किस तरह से भेजे गए। जाहिर है कि महुआ ने ऐसा नहीं किया। जय अनंत ने कहा कि लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को देने के पहले महुआ ने उनसे 2 करोड़ कैश, रोलेक्स की घड़ी और फर्नीचर लिए थे। देहदराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में जो सवाल पूछे गए वो दुबई में बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द वाले भाषण दिल्ली के कैनिंग लेन में लिखे गए थे। देहदराई ने दावा कि संसद में सवाल पूछने के बाद महुआ ने 2 करोड़ कैश के अलावा रोलेक्स घड़ी और फर्नीचर भी लिया। उन्होंने लिखा कि जब भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी तो फर्नीचर और रोलेक्स को छोड़कर 2 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। देहदराई ने महुआ को पैथोलॉजिकल लायर यानी झूठ बोलने की बीमारी से ग्रस्त बताया। उन्होंने कहा कि पैथोलॉजिकल लायर को बताना चाहिए कि संसद में पूछे जाने वाले सवाल मिस्ट्री टाइपिस्ट को कैसे भेजे गए। महुआ ने 10 अगस्त को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण दिया था। मणिपुर हिंसा पर महुआ ने कहा था कि पीएम मोदी हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस आप सबकी धज्जियां उड़ाकर जाएंगे।
महुआ ने भाषण के दौरान एक शायरी पढ़ी और पीएम मोदी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। महुआ ने कहा था कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें या हमारा है। नफरतों की जंग में आप देखो क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे। महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए और महंगे तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। निशिकांत ने 21 अक्टूबर को महुआ पर एक और गंभीर आरोप लगाया। निशिकांत ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैंने इसे लेकर लोकपाल से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि दुबई से संसद की आईडी खोली गई, जबकि उस वक्त वो कथित सांसद भारत में ही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने जितने वादे किए थे, उनमें से एक बड़ा वादा स्कूल्स में हिजाब पर बैन को खत्म करना था। इसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ और मुस्लिमों के वोट थोक के भाव में कांग्रेस को मिले। कांग्रेस ने भी हिजाब के इस्तेमाल पर बैन को हटा दिया, लेकिन कुछ महीने बाद ही कांग्रेस ने फिर से हिजाब पर बैन लगा दिया। इसके बाद विपक्षी गठबंधन में हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के इस कदम से नाराज हैं और उन्होंने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी के नकल करने वाला बता डाला। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव के बाद उमर अब्दुल्ला के भी नाराज हो जाने से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को कहा कि कर्नाटक सरकार अपने यहां लगे हिजाब बैन को रद्द करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जिसके माध्यम से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। उमर ने कहा कि कर्नाटक में जब पहले ये सब होता था तो हमें आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी। लेकिन ये दुख की बात है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में जारी किए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की बात कही और इस आदेश को रद्द किए जाने के लिए भी कहा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार दुनिया को बताती थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय लोकतंत्र स्थापित किया है। अब इसका एक भी स्तर नहीं बचा है। ये स्पष्ट है कि अगर बीजेपी को लगा होता कि वे यहाँ चुनाव जीतेंगे तो उन्होंने यहाँ चुनाव कराए होते। असल में कर्नाटक में परीक्षा कराने वाली अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पहन कर आने पर एंट्री करने पर फैसला किया। हालांकि मंगलसूत्र और बिच्छुओं पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। इस फैसले के बाद से ही उमर अब्दुल्ला नाराज हैं। 18 और 19 नवंबर को कर्नाटक में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हिजाब बैन के अलावा ब्लूटूथ, मोबाइल फोन और ईयरफोन, हेडफोन्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कर्नाटक में बीजेपी वाले दांव से लगता है कि कांग्रेस की मुश्किल यहां बढ़ गई है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अब उमर अब्दुल्ला तीनों ही कांग्रेस से नाराजगी जता चुके हैं। कर्नाटक में तो हिजाब बीते 1 साल से सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। सड़क से कोर्ट तक ये मुद्दा सबसे गर्म था। तब तक की भाजपा सरकार ने कहा था कि मुस्लिम छात्राओं को स्कूल्स और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा खूब गरमाया रहा, जिसके बाद भाजपा की सरकार चली गई थी। विपक्षी गठबंधन में मुंबई में मीटिंग के बाद सब बदल गया। नीतीश कुमार का ये कहना है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, उसके पास गठबंधन के लिए वक्त नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज हो गए, जो अब तक जारी है। अखिलेश यादव की कमलनाथ और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से जुबानी जंग भी हुई। अभी भी अखिलेश खुश नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में साफ तौर पर लोगों से कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए वोट नहीं देने तक की अपील कर डाली। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।